अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे माहिर कानून हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही साथ हमारे साथ ताहिर मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल शकील साहब, ताहिर नईम मलिक साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, नवाज़ शरीफ का सबसे पहले जिक्र रहेगा, जो कोयटा में मुलाकातें कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ की क़यादत में अब तक 30 इलेक्टेबल्स नून लीग में शामिल हो चुके हैं, जो कि बज़ाहिर नून लीग की बड़ी सियासी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है, मगर इन कामयाबियों पर कई किस्म के सवालात भी खड़े हो रहे हैं। कोयटा इजलास में आज नवाज शरीफ ने यह कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की हमें हमेशा से अजीज रही है। जब हम इक़्तिदार में आते हैं तो आवाम की ज़िंदगी आसान बनाते हैं, ये क्लेम कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। नून लीग क्लेम कर रही है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी कोयटा में मुलाकातों को करम नवाजियों का नाम दे रही है, जिसका शहबाज शरीफ साहब भी जवाब दे रहे हैं कि बिलावल छोटे भाई की तरह हैं और इल्ज़ाम तराशी के बजाय पुख्ता सियासत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब मिलकर हमें मुल्क के मसाइल हल करने हैं। मगर हकीकत यह है कि अब सूरत हाल नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है। वोट बैंक की अगर बात कर ली जाए, इस पर एक सवालिया निशान है। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये है, जो कि सबसे पहले मैं ताहिर मलिक साहब आप ही की जानिब रखती हूँ। कौमी सियासी क़यादत को बलोचिस्तान सिर्फ हुकूमतें गिराते और हुकूमतें बनाते वक्त ही याद क्यों आता है? देखिए, क्योंकि बात आपने नून लीग से शुरू की है तो थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि नून लीग के कहाँ पे फंसी हुई है। जी। नून लीग की जो सारा स्ट्रेस था वो उनको पंजाब से घर में आ गई पीटीआई। एक जमाने में उनका मुकाबला था पीपल्स पार्टी से, तो पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी देर से ये वादा कर लिया था, उसका क्रेडिट जाता है मोहतरमा बेनज़ीर और जरदारी को। उन्होंने कहा कि जनरल जया जो काम नहीं कर सके हम करेंगे, हम पंजाब से पीपल्स पार्टी खत्म करेंगे। उन्होंने मेहनत की, अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और पीपल्स पार्टी पंजाब से फारिग होगी। हाँ जी। अब अगली टेंशन पड़ गई उनको पीटीआई की। पीटीआई अल्लाह दे और बंदा दे, उनको ना मेरे ख्याल दुआएं शुआएं करके उन्होंने ये 9 मई कुछ करा लिया, तो 9 मई से वो भी मसला हल हो गया। अच्छा। अब एक बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन का मसला है। पंजाब में उनको, सेंट्रल पंजाब में उनको अपनी अक्सरियत नजर आ रही है। उनको नजर आ रहा है कि जो क्या कह लें कि पीटीआई के लिए इजी नहीं होगा इलेक्शन लड़ना। वो एक बड़ी लंबी बहस है, उस पर हम जाते नहीं है। अच्छा। साउथ पंजाब में भी उन्होंने काम कर लिया है। अब सवाल ये है कि नून के अंदर जो नून करने जा रही है, जो पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल है, उसमें उनको 2/3 चाहिए। वो आप बाद में पूछ सकती है वो क्यों चाहिए। अब उसके लिए उन्होंने बलूचिस्तान में काम किया है, साउथ पंजाब में काम किया है, अब वो केपीके में जाएंगे। और सबसे पहले अगर आपको याद, उन्होंने कराची सिटी से शुरू किया। कराची के जो शहर है वहां पे एम क्यू एम है, और कराची के शहरों में कश्मीरी पॉपुलेशन है, पंजाबी पॉपुलेशन है, हज़ारा की पॉपुलेशन है। और इसके साथ जब अगर आप एमक्यूएम जोड़ेंगे तो सिंध के जो मेजर शहर हैं, जैसे हैदराबाद है, कराची है, सखर है, तो वहां से वो पकड़ने लगे हैं अपने एमएनएज। बलूचिस्तान में ये जितनी भी पार्टीज के साथ मुस्लिम लीग नून इस वक्त नेगोशिएट कर रही है, वो ये कह रही है कि सूबों में हुकूमत आपकी होंगी, हाँ जी। मगर आपके जो एमएनए होंगे ना, वो सेंटर में हमारे साथ होंगे। तो मेरी राय में, जो मेरी खबर भी है, जो मेरी इंफॉर्मेशन भी है, वो ये है कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम फेडरल में अगर जाएं तो हमारे पास इतने नंबर हों कि हम पाकिस्तान के कवानीन भी बदल सकें, आइन भी बदल सकें। और ये बेसिकली एफर्ट 2/3 की है। ठीक। ताई साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। वकास अब्रेज़ साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, अगर इलेक्टेबल्स जो कि हर हुकूमत का हिस्सा रहते हैं, ये महरूमियाँ जो सूबे की हैं वो दूर क्यों नहीं कर सकते? ये जिम्मेदार नहीं है इसके? बिल्कुल जी, ज़िम्मेदार है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब भी हमने देखा कि जितने भी इलेक्टेबल्स हैं, ये अपने ज़ाती मफादात की सियासत करते हैं। जहाँ तक ताहिर मलिक साहब ने जो बातें की, इन्होंने तमाम चीज़ों का लुब्बे-लुबाब हासिल हमारे सामने रखा। निकाल के रख दिया। और यही जो है मेरे ख्याल में ये सारा नतीजा या आउटकम हमें मिलेगा 2.5 माह के बाद जब इलेक्शंस होंगे। तो मेरे ख्याल में नून लीग की ऐसी जमात होगी जो 2/3 अक्सरियत के लिए जाएगी। केपीके के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, पंजाब के अंदर वैसे इनकी वाली अक्सरियत है। ये अलग बात है, अगर तहरीके इंसाफ को मौका मिल गया कंटेस्ट करने का, तो फिर उनको जो हार्ड टाइम फेस करना पड़ेगा वो इसलिए कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो 16 महीने का गंद और नजला जुकाम सारे का सारा इन्होंने अपने कंधे पर डाल लिया था। उसके बाद जो हमारी मैशियत थी ऑक्सीजन पे चली गई, हमारी इकोनॉमी जो थी, हमारा जो उस वक्त जीडीपी था वो वेंटिलेटर पे चला गया, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया, गरीब आदमी का धोबर हो गया जीना, और महंगाई जो थी उसका जिन भी बोतल से बाहर आ गया। तो आज तो ये सारी की सारी चीजें जब आप कोयटा जाके या किसी जगह भी जाके अपना मंशूर दस्तूर या एजेंडा उनके सामने रखते हैं, या सब्ज बाग दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे हाँ बिल्कुल। साहब ने भी दिखाए थे 2018 के अंदर। प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली मीडिया इस वक्त माशरे की आंख भी है, कान भी है, वो सारी की सारी चीजें, इनके वादे नारे बातें सारे के सारे कट्टा चट्टा इनके खोल के सामने रख देते हैं। और हाँ जी। अवाम जो इस वक्त बड़ी बात हो रहा है, लेकिन
अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ही ना हुई, सुनिया गलियां बिच मिर्जा यार फिरे, तो फिर वो मिर्जा जो है अल्टीमेटली वही किंग पार्टी और उसी ने भी रूल करना है लोगों के पास, अगर आप उनको ऑप्शन ही ना दें तो अल्टीमेटली वही सारी चीजें प्रवेल करेंगी जो ताहिर मलिक साहब ने बात की। तो मैं इस बात से भी इत्तेफाक करूंगा कि भाई जो मौजूदा सिस्टम है और दूसरी जो इलेक्टेबल्स है, ये पाकिस्तान के अंदर वो बैसाखियां हैं, पाकिस्तान के अंदर ये वो सहारे हैं जिनके अंदर जो पॉलिटिकल किसी पार्टी के भी खड़े पलड़े होकर में अपना डाल दी जो है जाती हैं वो और वक्त आने अपनी पर ये हुकूमतें पलड़ा बनाती है, और खाली भी कर दिया अल्टीमेटली जाता है। यही वो बैसाखियां जब इनको नीचे से खींच लिया जाता है इन हाँ। छड़ियों को, तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत जो हुकूमतें घर भी भेज दी जाती हैं। ये सिस्टम का हिस्सा थी, बदकिस्मती से हिस्सा है और बदकिस्मती से मेरे ख्याल में हिस्सा रहेंगी। अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, फेयर पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, तो मेरे ख्याल में लोगों को, इन लोगों का भी एहतसाब करने की जरूरत है कि जब ये वोटों की भीख मांगने के लिए इनकी चौखटों के ऊपर, दहलीजों के ऊपर आए, तो ये देख ले कभी ये पीपल्स पार्टी की तरफ से आते हैं, कभी नून लीग की तरफ से आते हैं, कभी तरीके इंसाफ की तरफ से आते हैं, और जहां पे इनको अपने ज्याती मफादात या सियासी मफादात नजर आते हैं, बिला ताक तमाम चीजों को पस से डालकर वो उसी चीज के अंदर बस जाते हैं। ठीक है वकास साहब, आपका पॉइंट भी मेरे सामने है, बिल्कुल क्लियर है। ताहिर नईम मलिक साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, करम नवाजियों की तरफ इशारा कर रही है पीपल्स पार्टी, जो कोयटा में इस टाइम मुलाकातें कराई जा रही हैं और इलेक्टेबल्स को शामिल किया गया है नून लीग में, ये पीपल्स पार्टी कह रही है ये बेसिकली करम नवाजियाँ हैं। एक्चुअल सूरत हाल क्या है नून लीग के लिए? नवाज शरीफ साहब को इंतखाबात के लिए इत्तेहादी बनाकर जो दिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब के लिए टफ टाइम, जब इंतखाबात जीत भी जाते हैं, इक़्तिदार उनके पास आ जाता है, चौथे मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो फिर मसला और ये मुश्किल खड़ी नहीं होगी? कोई मुश्किल नहीं खड़ी होगी। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म भर्ती करने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और जारी, और एक वज़ीर आज़म भर्ती कर लिया जाएगा, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और जाम कमाल साहब जो हैं, हाँ। जब कमाल हो जाए तो जाम आप पे मेहरबान हो जाता है। हाँ। तो मियाँ नवाज़ शरीफ सीनियर सियासतदान हैं और वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि मैं अब ये गलती नहीं करूँगा, और ये मैंने तजर्बे से सीखा, और वोट को इज़्ज़त दो और सिविलियन बालादस्ती। लेकिन जाम कमाल से मुलाकात के बाद एक शेर याद आता है कि जाम मेरा तोबा शकन, तोबा मेरी जाम शकन, सामने ढेर है टूटे हुए पैमानों का। तो टूटे हुए पैमानों का ढेर है इनके आगे। तो 2018 के इंतखाबात हो रहे थे, तो एक अंग्रेज़ी अखबार में दौरान कैंपेन इमरान खान साहब का एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू छपा। वो आपके सवाल के दौरान वो कैप्शन मेरे जहन में आ गया, और वो कैप्शन ये था, यू कैन नॉट विन इलेक्शन विदाउट इलेक्टेबल्स। तो ये पाकिस्तान की सियासत की रियलिटी है। ये इलेक्टेबल्स जो काबिल रसूख अफराद हैं, जो कहते हैं हमारा ज़ाती वोट बैंक है, अगर हम बीजेपी के टिकट पे भी आएंगे तो हम जीत जाएंगे। तो ये इलेक्टेबल्स जो हैं, जब आपके साथ, पहले इन्हें ब्रिटिश राज कंट्रोल करता था, अब इन्हें मुक्तदर हल्के कंट्रोल करते हैं, तो इनके ज़रिए सियासत कंट्रोल की जाती है। सही। धड़ाम से हुकूमत 40 मिनट में गिर सक जाती है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ यहाँ आके इलेक्टेबल्स के सारे क्या कर लेंगे और इमरान खान क्या कर लेंगे, वो जुनेजो से लेके और इमरान खान तक का जो सफ़र है वो बैसाखियों से सिर्फ ये है कि ये जो झूठे ख्वाब लोगों को दिखाते हैं और एक इमेज बनाते हैं कि हम आके ये करेंगे। जब आपके पास स्पेस ही है, आप बैसियत किरायादार दाखिल हो रहे हैं, तो वो इलेक्टेबल्स जो हैं, और आप जो बाप पार्टी की तश्कील हुई थी, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई असूलों पे नून लीग के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं है कि बाप पार्टी ने नून लीग की पुश्त पे छुरा क्यों पाया था। आप हासिल बजंजो साहब के वो अल्फाज जहन में आते हैं कि वो कैंसर का पेशेंट आदमी, असूली सियासत वाला, सेनेट का इलेक्शन आ रहा और उसने बाप पार्टी से को क्या कहा, और वो कैंसर से ना मरते, वो मियाँ नवाज शरीफ के इस बयान से आज मर जाते जो इन्होंने उन्हें दे। तो किसी पार्टी का कोई असूल नजरिया नहीं। सही। बाकी हम लोग हैं अहले सहाफत, हम कोई कलम से मुँह शगाफियाँ करता है, कोई ज़बान से हम जहन साजी करते हैं कि फ़लाँ आ रहा है, और बस ठीक है ऐसे। जो बात बाकी पैनलिस्ट ने की, जब मुकाबला ही नहीं, मैनेजमेंट होगा, इलेक्शन का नाम मैनेजमेंट रख दिया गया, ठीक है, तो फिर एक ऐसे ही होगा कि एक बच्चा जीत के आया खुशी से और माँ को गले से लगा लिया कि आज मैं रेस जीता हूँ। तो माँ ने पूछा कि बेटा रेस जीते हो, वो भी बड़ी खुश हुई, और कितने लोग उसमें रेस में हिस्सा ले रहे थे? अकेला ही था। उसने कहा मैं ही था अकेला उसमें रेस में हिस्सा लेने का। तो यहाँ ऐसे ही हुए हैं, रेफरेंडम भी ऐसे हुए हैं।
सही। कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी भारी अक्सरियत से जीते हैं, अयूब खान भी, ज़ियाउल हक भी। तो ऐसी रेसों का क्या फ़ायदा? इससे बड़ी करप्शन क्या होगी कि खरबों रुपए खर्च होते हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं इंतखाबात पे, और इंतखाबात के अंदर ही हम साफ और और शफाफ इंतखाबात से पहले ही कराने हमें की नतीजे का भी सलाहियत से पता होता महरूम है। हों। तो फिर इसके बाद जो हुकूमतें बनेगी और जो सेंक्टिटी होगी, हाँ पता तो एक रिक्वायरमेंट है, एक तासर है कि इस दफ़ा ये आ रहा है, इन 10 दफ़ा इनको लाया जा रहा है, इस दफ़ा इनको लाया जा रहा है। ठीक तो है, फैसल शकील साहब इसी से तरह मुझे ही है, सवाल कर इसके लेने अंदर दीजिए। आपको फैसल साहब, कराची में आप मौजूद हैं, सूरत हाल आपके सामने है कराची की। ये रोना धोना क्यों मचा कर रखा हुआ है? बिलावल साहब ने, शहबाज शरीफ साहब भी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बस छोड़ देना ये रोना धोना, ख़त्म करे कहानी। 16 माह आपके साथ काम किया है और अब मिलकर मसलों का हल निकालना है। फोकस क्यों नहीं कर रही पीपल्स पार्टी सिंध पर? इस टाइम शोर क्यों मचाया हुआ है कि विफाक 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 चाहिए? आखिर क्यों? देखिए जी, बिलावल साहब ने तो शेरवानी भी बनवा ली थी और ये ख्वाब देख लिए थे कि वो नेक्स्ट वज़ीर आज़म होंगे, और इस सिलसिले में उनके वालिद ने भी बयानात दिए थे कि वही वज़ीर आज़म होंगे। और अभी भी पीपल्स पार्टी के कुछ हल्के वो मानते हैं कि अगली कि हमारे वज़ीर जो आज़म रुख पे यही हवा है। चली हाँ, है वो हाँ। नवाज़ शरीफ की तरफ है, लेकिन वो कहते हैं मतलब सामने जब होते हैं कि अगले वज़ीर आज़म जो है वो यही होंगे। तो जब अगर किसी के ख्वाब टूटते हैं तो वो फिर इसी तरह रोना धोना भी करता है और कहता है। तमाम पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा, मैं इन सब से मुतफ़िक हूँ कि एक हवा चल पड़ी है, इलेक्शन क्या सिलेक्शन हो चुका है, सब कुछ दिख रहा है, सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, किस तरह से मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, किस तरह से इंक्वायरीज़ दबाई जा रही हैं, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी में जो लोग इनके हामी हैं उनको लगाया जा रहा है। तो पूरा एक माहौल बन गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो साफ़ है इनके लिए। अगली हुकूमत दिख रही है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, दिखेंगे। इसीलिए ये जो बलूचिस्तान वाले 30 कल शामिल हुए हैं, ये भी इसीलिए हुए हैं, MQM वाले भी जो है वो इसीलिए शामिल हुए हैं। अब मैं बताऊं आपको, कौम परस्त भी हो जाएंगे, GDA भी हो जाएगी, आज़ाद उम्मीदवार भी हो जाएंगे। तो एक तरफ हवा चलती है तो वो आ जाते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि 16 महीने जो गुजरे हैं उसमें जो महंगाई का तूफ़ान आया, उसमें जो पेट्रोल, डॉलर और तमाम कीमतें बढ़ी, जिस तरह से जो इनकी हुकूमत थी, लेकिन फैसल ये शकील किस साहब, इससे मुंह को पहले कौन से लेके जो है हालात वो ये ठीक थे तमाम पाकिस्तान के? चीज़ें सूरत हाल पाकिस्तानी से पहले बिल्कुल कौन हालात सा ठीक कर्जे नहीं थे, लेकिन मांगने ये जाता किस था तरह से IMF मतलब ये क्या पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा देंगे, हाँ। इनके पास कोई अलादीन का चिराग है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो ठीक कर देंगे। और ये कहते हैं कि हम इक़्तिदार के लिए नहीं आ रहे, ये सब इक़्तिदार के लिए आ रहे हैं, पावर्स के लिए आ रहे हैं, अपने जो है वो अकाउंट असासे बचाने और आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ठीक। ताहिर मलिक साहब, आप ही की जानिब दोबारा आऊँगी। सवाल ये है मेरा कि शहबाज शरीफ साहब भी इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि हम इक़्तिदार में आवाम की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए आते हैं। हम बेसिकली सियासत नहीं, रियासत बचाओ मुहिम को लेकर आते हैं। महंगाई मुकाओ मार्च भी तो इसी का हिस्सा था ना, तब भी तो आवाम की ज़िंदगी आसान बनानी थी ना, 16 माह में तब क्यों नहीं किया? देखिए, यहाँ पे जो रियासत, ये वो सारी चीज़ें हैं, ये तो फिर अल्फाजों का कमाल है ना। अच्छा। रियासत आपने किसके लिए बनाई थी? बाय द वे, रियासत में वो कहते ना पंजाबी च सजना है महफिल असा तेरे लिए सजाई है। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो का एक मुझे लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। मुझे आप बताएं कि रियासत किसके लिए बनी थी? रियासत तो आम आदमी के लिए बनी थी। तो रियासत की जो जान है वो तो आम आदमी के अंदर बैठी है। तो पाकिस्तान तकरीबन, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का इस वक्त मसला भी जो आपको शोर डाला हुआ है ना, इकॉनमी खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, उसके पीछे मसला ये है कि हमारी रियासत शायद दुनिया की सबसे हैवीएस्ट रियासत है। हमने, अल्लाह का शुक्र है कि PIA दुनिया का वाहिद जहाज है जिसपे पर पर्सन पर जहाज सबसे ज्यादा मुलाजम होते हैं। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि हम स्टील नहीं बनाते, मगर हम स्टील में हमने मुलाजमीन रखे हैं, उनको भी तनख्वाहें देते हैं। हमारे पास कोई 25 से 30 के करीब इंटेलिजेंस एजेंसीज है, हमारे पास बेशुमार पुलिस है, फिर भी हमें अल्लाह में दुआ करनी पड़ती है, अल्लाह हमारे खैर खैरियत में रखो। तो इतनी महंगी रियासत जो आपने बना दी है, जिसके तकरीबन 2500 अरब रुपया आपका जो डेफिसिट होता है, कर्जा समझ ले, वो आप बिजली का होता है। 1000 अरब रुपया का आपका डेफिसिट पेट्रोल का होता है। तकरीबन 4000 रुपया पहुंच गए हैं गैस पे। तो मेरा तो ख्याल है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतना खर्चा है सरकारी मुलाजमों का, रियासती मशीनरी का, कि आप इनको ही बचा लें तो बड़ी बात है, साड़ी खैर ही है। तो यही मेरा जवाब है।
आम आदमी की अहमियत कितनी है इलेक्शन में उतरने है के ही लिए? नहीं, आम किसी ने आदमी की कहा। कुछ ज़रूरत है भी या नहीं? वकास अब्रेज साहब, आप ही से पूछ लेती हूँ। देखिए, आम आदमी तो मेरे ख्याल में इस वक्त महंगाई के नीचे दब चुका है, और कि हमारे टैक्स मुल्क के कितना अंदर पे सारे करना है उसके लिए सिस्टम तो मेरे जितना ख्याल से भी सिर्फ बनाया यही गया सर, ये डिसाइडेड है ना? शराफिया को ये जमहूरियत तो फिर बेनिफिट नाम की करने के सिर्फ लिए बनाया जमहूरियत गया। रह आम गई। आदमी का इसके अंदर क्या आपको स्टेक नजर आता है? हाँ। यहाँ पे आपने इलेक्टिबल्स की बात की, यहाँ पे आपने सियासी वाबस्तगियों की बात की, जितने भी पैनलिस्ट हैं मेरे ख्याल में बड़ी साफ शफाफ गुफ्तगू है। और पाकिस्तान का हर हासो आम जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहा है कि उनके जहानों के ऊपर ये चीज रक्स करती है कि एक वक्त आता है, पीपल्स पार्टी थी, फिर दूसरी पार्टी को लॉन्च कर दिया गया, फिर तीसरी को लॉन्च कर दिया गया, आज फिर बाल जो है तमाम चीजें मिनिमाइज की जा रही है, माइनस की जा रही है। उन तमाम चीजों में जिस चीज को बेनिफिट किया जा रहा है वो तो हमारी शराफिया है, पॉलिटिकल एलिट है। और ये इलेक्टिबल्स हैं जिनको गाहे बगाए कभी किसी के साथ एफिलिएट कर दिया जाता है, कभी किसी के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, ना जिनका कोई असूल है, जिनका ना कोई मंतक है, ना इनकी कोई पॉलिसी है, ना इनकी कोई गाइडलाइन है। एक ही चीज है कि जहां पे इनको नजर आए कि इनकी सियासी वाबस्तगियों से इनको जाती मफादात मिल सकते हैं, इनकी दौलत के अंदर इजाफा हो सकता है, वहां पे जाके ये पींग डाल देते हैं, या वहां पे जाके सीढ़ी लगा देते हैं। तो अल्टीमेटली वो किसी ने क्या खूब कहा था कि असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें होगा ना होगा कभी, अपनी हिस्स के बंदे हो बेजमीर हो तुम। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो मौजूदा इस वक्त निज़ाम है, इसके अंदर गरीब आदमी का यही हिस्सा है कि आप यहाँ पे पैदा हो और यहाँ पे तंग दामनी तंग दस्ती के साथ जिंदगी बसर करें, जॉब्स करें। ना ये रियासत जो है, ना हुकूमत जो है आपको अद्वियात देती है, ना बुनियादी सहूलियात देती है, ना रोटी कपड़ा मकान देती है जिसका आइन के आर्टिकल 38D के अंदर वादा किया गया, ना आपको तिबी सहूलियात मिलती है, ना तलीम मिलती है जिसका आर्टिकल 25A के अंदर वादा किया, ना यहाँ पे आर्टिकल 25, ना आर्टिकल 4 और 5 की इन्फोर्समेंट मिलती है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन है। मैं ये समझता हूँ कि तमाम चीजों को सामने रखा जाए तो गरीब आदमी का इस मुल्क के अंदर कोई स्टेक नहीं है, और गरीब आदमी की बदकिस्मती से ये सिस्टम सहूलियात तो डिजाइन दूर ही की नहीं बात, किया गया। वकास साहब, आम आदमी को तो बोलने तक की इजाज़त नहीं दी जाती। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं है आम आदमी के पास। ये तो खैर एक। देखिए, जी जी। ये देखिए, ये भी हमारे मुल्क के अंदर ना पिक एंड चूज का सिस्टम है कि आम आदमी के लिए बोलने की इजाजत है या नहीं है। ये एक पिक एंड चूज का सिस्टम जब तक हम इसको दुरुस्त नहीं करेंगे, कहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कहाँ पे नहीं है, और किस सियासतदान को है, किस सियासतदान को नहीं है। यार यही लोग थे जो यूके के अंदर बैठे थे, लंदन में बैठे थे, उनकी जुबानबंदी के लिए कवानीन लाए जाते थे। आज वो शख्स जो इनकी जुबानबंदी के लिए कोशिश कर रहा था, आज उसको जेल की कारकोटरी की नजर होकर उसकी जुबानबंदी, उसका नाम तक नहीं हम ले सकते। लिहाजा हमारे मुल्क के अंदर ये सिनारियो इसी तरह बदलते रहते हैं, और ये इसी तरह बदलते रहेंगे। शायद इसके अंदर कोई बेहतरी, कहीं पे बेहतरी की गुंजाइश नजर नहीं आती। ठीक है। ताहिर नईम साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ साहब के लिए एक के बाद एक रिलीफ है, और तौहीन अदालत का जो केस है दरख्वास्त, उसको भी खारिज कर दिया गया है। तो बिलावल साहब की जो चीखें हैं वो बिला वजह तो नहीं है? वो तो किसी बेस पर ये बात कर रहे हैं ना कि स्टेज तो बेसिकली सजा कर दिया जा रहा है। इस पे तो यही कहा जा सकता है कि खुदा नवाज रहा है तुझे नवाज शरीफ। और दूसरी बात ये कि बिलावल जो हैं वो चाहे कहें या ना कहें, देखें आम आदमी में ये परसेप्शन, ये सारा अरेंजमेंट जिस तरह ताहिर मलिक साहब ने कहा, एक उनके लिए फेवरेबल हालात बना दिए गए। और ये कोई नई रविश नहीं है, हम देख चुके हैं 2002 में, हम 2008 में, 2013 में, 2018 में, 2000 जो अब इलेक्शन होंगे 23-24 में, तो ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है, और एक कंट्रोल्ड एक तरह की चीज़ है, इसके फेवर है। इसमें यह है कि वो दायरों में सफ़र है। म्यूज़िकल चेयर में बिलावल का ये एहसास महरूमी होगा कि ये मेरे लिए क्यों नहीं है, और इमरान खान साहब का ये होगा कि माजी में मेरे लिए था, अब क्यों नहीं है। तो इसके अंदर तो कोई चीज़ असूली है ही नहीं कि कोई एक पार्टी भी असूल पे, जमहूरी असूलों पे और आइन और रूल ऑफ लॉ के साथ नहीं खड़ी हुई। जब उनका वो दिल पड़ता है वो दबाव डालते हैं और एक फेवरेबल डील कर लेते हैं, तो वो कोई उसमें उनको रुकावट नहीं आती। एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है, बिल्ड की जाती है, और वक्त और हालात के जबर भी उस तरफ धकेल देते हैं कि जहाँ आपको अपने अपने बेवफा ने हमें यकजा किया, वरना तू मेरा ना था और मैं तेरा ना था। तो रातों रात ये गर्दिश आसमान में चीज़ें बदल जाती हैं। इस खेल में आवाम के लिए कुछ नहीं है।
बिल्कुल ठीक। इसमें हम आप मजीद क्या तजिया करेंगे, ये है इसके ठीक लिए है, बस अवाम को मायूसी है, लीड मायूसी है चाहिए कि जो वो तकरीबन अभी हर आपने बड़ा प्रोग्राम अच्छा में हम सवाल जिक्र किया कर रहे होते हैं कि आम आदमी की कैसे वैल्यू बिल्कुल होगी। ठीक है, इस पर बात करेंगे, लेकिन मुझे ताहिर साहब ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के हम सिंध में जो पीपल्स पार्टी की 15 साल कारकर्दगी थी उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध की बात करेंगे जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज भी बिलावल भुट्टो इक़्तिदार के ख़्वाहा हैं, मगर पिछले 15 सालों में खरबों रुपए खर्च किए गए लेकिन आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सका। रवां साल का बजट 2244 अरब रुपए रखा गया था, मगर पानी, सेहत, तालीम, कई ऐसे शोबे हैं जहां पर मुतादिद मंसूबे आज भी पीपल्स पार्टी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। 2008 में से 500 से ज़ायद स्कूल्स की अपग्रेडेशन की मंजूरी हुई, मगर 2008 से 2018 तक सांगढ़ जैसे ज़िले को एक स्कूल भी नहीं दिया जा सका और 2012 के बजट में 2000 से ज़ायद मंसूबे शामिल किए गए, मगर 2017 तक कारकर्दगी 0/0। लाड़काना की बात कर लें तो वहां भी पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की मंजूरी 2012 में हुई थी, लेकिन आज तक काम उस पर शुरू ही नहीं हो सका। ठट्टा वाटर सप्लाई स्कीम की 2013 में मंजूरी हुई, लेकिन आज तक शहरियों को पानी मिल ही नहीं सका। और सवालात उठाने वालों को क्या उनके साथ सलूक क्या किया जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर जो सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं उसका सवाल लेकर मैं सबसे पहले वकास अब्रेज साहब आप ही की जानिब आ जाती हूँ। पीपल्स पार्टी ने 2008 से अब तक सिंध की आवाम को क्या उनके हुकूक दिए हैं? देखें, मुझे नहीं लगता कि सिंध की आवाम को उनके हकूक दिए गए हैं। जो थर के अंदर सूरत हाल नजर आती है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सिंध कराची के अंदर नजर आती है, जो रोशनियों का शहर है, उससे बदकिस्मती से रोशनियां ही छीन ली गई और इतने लंबे अरसे के लिए आप एक जगह पे हुकूमत करते हैं और आगे भी आपको यही नजर आता है कि शायद आपको फिर वहां पे हुकूमत मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती से वहां पे जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं वो ना होने के बराबर हैं। जहाँ पे हेल्थ सेक्टर के अंदर वकास वहां पे अब्रेज साहब, तब्दीलियां आपको वो लाने की वक्त जरूरत याद थी, होगा जहाँ पे जब कुत्ते एजुकेशन के सेक्टर काटे के को बहुत अपलिफ्ट सारे करने केसेस की, हमारे अपग्रेड सामने करने आए थे की सिंध जरूरत से, थी, जहाँ लेकिन पे टेक्नोलॉजी कुत्ते को के करने की काटने की जरूरत थी, दवाई ही लॉ मौजूद एंड नहीं ऑर्डर थी को बेहतर हॉस्पिटल्स करने में। की जरूरत थी। शायद सारे के सारे नारे, दावे और जितनी बातें इनकी तरफ से की जाती हैं जलसे जुलूसों के अंदर, वो सस्ते कांच की तरह चकनाचूर हो जाता है। ये समंदर की तलातम मौजों में कतनों की मानिद अपना वजूद तकसीम खुद करवा बैठते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली देखा जाए तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह के तरक्याती काम हो रहे हैं कि जिसका डायरेक्टली कंसर्न या लिंक वहां की आवाम से हो। क्या वहां पे सिंध के अंदर महंगाई नहीं है? क्या सिंध के अंदर वहां पे लोगों को दो वक्त की रोटी, वहां पे उनको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है, वहां पे उनको जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है? मेरा ख्याल अगर इन तमाम चीजों को देखें तो इसका जवाब नो में होगा। तो इस तमाम सिनारियों को सामने रखें तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है जिसके अंदर एक ही पार्टी को हमारे सामने रखा जाता है, और ताहिर नईम मलिक साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि एक ही शख्स ने इस रेस में अगर दौड़ लगानी है, ये एक ही शख्स ने इस कंटेस्ट करना है, तो अल्टीमेटली उसी की फतह होगी। मुझे ये बज़ाहिर लगता है कि सिंध की हद तक तो बिलावल भुट्टो साहब को ही दोबारा से ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, चूंकि वहां पे बेनजीर कार्ड भी चलता है और बहुत सारी चीजें भी इनको फेवर करती हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज देखें, हमारे बहुत से दोस्त हैं ब्यूरोक्रेट्स जो वहां पे हाल ही में तैनात थे और फिर उनको पंजाब के सबूत उनकी हिदमात कर दी गई। जो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आई थिंक दैट इज मोस्ट डोलफुल, ड्रेडफुल एंड आउटफुल सिचुएशन इन इंटायर पाकिस्तान, अगर पूरे पाकिस्तान में बात की जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक शख्स गुज़िश्ता 16 सालों से या 15 सालों से वहां पे हुकूमत में बैठा है, वो इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड नहीं कर सका, वहां पे लोग जो है खुले आसमान के नीचे, बच्चे जो है वो ही स्कूल टाटों नहीं वाले बना सिस्टम सके के अंदर सांगड़ बैठ के में। पढ़ने पर मजबूर हैं, मकहूर हैं, तो फिर शायद वो सिस्टम के अंदर कुछ बेहतरी लाने से कासिर है। और ये सारी की सारी बातें जो जलसे जुलूसों में हमें नजर आती हैं वो हकायक से बिल्कुल बरक्स है, मगर हकायक से इनका कहीं कहीं दूर से ताल्लुक नहीं है। और जब तक प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली चीजें नहीं करेंगे, मैं ही समझता हूँ कि कागज के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती। इनको अमली तौर पे वो तमाम इकदाम करने पड़ेंगे कि जिससे जो इनका भुट्टो साहब का मंशूर था या इनकी पार्टी का जो मंशूर था, रोटी कपड़ा मकान, उसकी रसाई और दस्तरस आवाम तक पहुंच सके। ठीक है ताहिर नईम साहब, मैं आपसे से पूछ लेती हूँ, टंडोलयार की बात कर लें, शाजिया मरी का ये हल्का है, वहाँ सिर्फ एक स्कूल है, सांगढ़ में तो वो भी नहीं है। अच्छा, सिंध के पास पीपल्स पार्टी ही क्यों एक ऑप्शन रह गई? क्यों पीपल्स पार्टी को ही वो क्यों मसीहा के तौर पर देखते हैं, कोई और जमात क्यों नहीं? क्योंकि सिंध की जो सूरत हाल है वो बहुत अबतर है, बहुत बहुत बुरी सूरत हाल है सिंध की इस टाइम।
यकीनन मैं समझता हूँ कि सिंध भी पाकिस्तान का एक सूबा है और ज़ाहिर है कि वहाँ पे मसाइल हैं और वो सर्विस डिलीवरी में भी मसाइल हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर भी मसाइल हैं और करप्शन की भी वहाँ आपने दुरुस्त कहा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरा है। लेकिन बाकी मुल्क भी स्वीडन नहीं है। ये क्योंकि मीडिया हमारा पंजाब का बैठा होता है, मैं आपको इस्लामाबाद में बैठा हूँ, एक बात करता हूँ, अगर मेरा दावा गलत हो तो मैं किसी वक्त भी आपके प्रोग्राम में आ जाऊँ। हाँ। रावलपिंडी शहर में 4 सरकारी हॉस्पिटल हैं पंजाब गवर्नमेंट के और चारों में MRI मशीन नहीं है, ख़राब है। एक आम गरीब पेशेंट 15 से 20 हज़ार रुपये का जो MRI टेस्ट है वो मेरी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से, सेक्रेटरी हेल्थ से दरख्वास्त है, वो प्राइवेट निजी लेबॉर्ट्रियों में उन डॉक्टर्स के कराने की तहत। अगर ये सिंध में ऐसा होता तो वो करते। तो बाकी ठीक है कि वहाँ मसाइल हैं, लेकिन हमारे यहाँ इश्यूज़ भी हैं। अगर यही स्मोक सिंध के किसी शहर में होती या ये होती तो ये थोड़ा एक हमें इसमें, और यहाँ मसाइल हैं। और दूसरी बात ये है कि चीज़ें कुछ बेहतर भी हुई हैं। मसलन पहली दफ़ा वहाँ सईद गनी साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने IBA से टीचर्स की भर्ती के लिए एक NTS टेस्टिंग सर्विस ली, भर्ती वहाँ से हुए। और पहली दफा ये हुआ कि टीचर्स की बायोमेट्रिक हुई, आप मेरी आवाज और अगर मुफ्त सुन पा स्टैंड रहे भी हैं तो जाने जा सैलाब रहे हैं, में ट्रॉमा पीपल्स सेंटर पार्टी की भी सूरत बनाए। हाल क्या थी, हम और वही उठाकर देख लें। अभी तक तो नई लोगों को यूनिवर्सिटी घर नहीं मिले। लेकिन ये मसाइल जो आप कह रही हैं ये हैं, लेकिन जी हाँ नहीं मिले। उसकी वजह एक ये भी है, आप देखें कि उन घरों के लिए तरक्याती फंड मुंजमद कर दिए गए, रोक दिए गए इलेक्शंस की वजह से, और इलेक्शन डिले हो गए, और वो पहले से वो PSDP वहाँ लैप्स हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पीपल्स पार्टी का मुतबादिल क्यों नहीं, इस पे बात कर लें। पीपल्स पार्टी के मुतबादिल जागीरदार हैं, पीर हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के वो इलेक्टेबल्स हैं। इमरान खान साहब की पार्टी के सरबराह जो थे शाह महमूद कुरैशी, वो वहाँ गौसिया जमात के सरबराह के तौर पे इलेक्शन लड़ते थे। और फिर ये कि जो अपोजिशन जमातें वो कहती हैं कि भुट्टो का असल वारिस तो मुमताज़ भुट्टो है, एक तरफ वो कहते हैं कि वो वहाँ वो फ्यूडल पार्टी है। और तीसरी बात ये कि सिंध के कुछ इश्यूज़ हैं। कितनी दफ़ा मियाँ साहब ने कोई ज़िंदगी में, एक मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक रात भी इंटीरियर सिंध में गुजारी है, आप मुझे बताएं। तो और तीसरी चीज़, इस मीडिया पे कहा जाएगा कि शायद सिंध के लोगों में शऊर नहीं है, उनमें सियासी शऊर नहीं, तालीम नहीं, वो जाहिल हैं, वो पीपल्स पार्टी को वोट दे देते हैं। पहले तो मैं पंजाबी हूँ, ताहिर मलिक साहब यहाँ पंजाबी हैं। आप नहीं बताएं कि सिंध के लोगों ने तो कायदे आजम को, LK अडवाणी को, जुल्फकार अली भुट्टो को, बेनज़ीर को, बिलावल को बनाया ना। आप बताएं तो पंजाब ने क्या लीडरशिप दी? महाराजा रंजीत सिंह के बाद मियाँ नवाज शरीफ, चौधरी शुजात, परवेज इलाही, इमरान खान, ये पंजाब के लोगों का सियासी शऊर है। अच्छा, तो हमारा एक बायस भी है सिंध के बारे में, और ये बायस मीडिया में पेनिट्रेट किया गया है। ऐसे एंकर और तजियाकार हैं जो जिंदगी में सिंध नहीं गए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप यहाँ एनालिस्ट से पूछें जो ये सवाल करते हैं सिंध की सूरत, बाय रोड कभी सिंध भी गए, तो क्या ये इंटेलेक्चुअल करप्शन नहीं? सर ये मुझे आप जिस जगह के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पता है बड़े अच्छे तरीके से, मैं मानता हूँ कि करप्शन है, मसाइल है, लेकिन बाकी मुल्क जो है वो कोई स्वीडन तो नहीं है। बुरी सूरत हाल है, बदतरीन सूरत हाल है वहाँ पर। बजट जितना मर्जी मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर समझ गई, बिल्कुल समझ गई हूँ मैं। लेकिन वही अपने नाजरीन के सामने अपना एक्सपीरियंस रख रही हूँ, वो शेयर कर रही हूँ कि जो मैंने अंदरूनी सिंध भी, टंडोला यार का मैंने जो है वो दौरा किया, इसके अलावा दीगर शहरों का भी मैंने किया, लेकिन बहुत बुरी सूरत हाल है वहाँ पर। काम करना तो दूर की बात, आपको वो वक्त याद होगा जब कुत्ते के काटे के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए थे, तो हॉस्पिटल्स में वो जो दवाई है, जो रेबीज है, वो ही मौजूद नहीं थी, और उस पर भी कोई एक्शन नहीं हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने लिया था। मुझे ताहिर एक बात सुनो जी, मैं आपको जरूर मौका दूंगी, लेकिन मुझे अभी ताहिर मलिक साहब के पास जाने दीजिए। मलिक साहब, 2008 में 500 से ज्यादा स्कूल्स हैं जिसकी अपग्रेडेशन की मंजूरी हुई थी। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि उनमें से कितने स्कूल, चले 500 में से मैं 400 नहीं कहती, 300 नहीं कहती, 100 नहीं कहती, मुझे सिर्फ 10 स्कूल बता दीजिए जिनकी अपग्रेडेशन हुई हो। अच्छा, पहले तो मैं ताहिर नईम साहब ने जो गुस्ताही की है मैं उसको क्लैरिटी चाह रहा हूँ। उन्होंने जो पंजाब के अजीम लीडर बताया उसमें उस्मान मुर्दास का नाम नहीं लिया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ उस पर। बड़ी खिदमात है उनकी लीडरशिप के हवाले से, बहुत बड़े कम्युनिकेटर थे, बहुत बड़े मैनेजमेंट के एक्सपर्ट थे, इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। तो मैं कम से कम मैं ये तो हक अदा कर दूं। अच्छा, अब थोड़ी सी मेरा हाल है, काफी हमने दाएं बाएं के शाटे खेले। मैं तस्लीम करता हूँ, नाम लेना चाहिए था। नहीं, बहुत बड़ा नाम है वो तो मतलब
अगर कोई कायदे आजम के बाद कोई नाम आता है तो मेरे ज़हन में उस्मान वही बुज़दार आते साहब हैं। अच्छा, बहरहाल जो मैं पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ, मेरा हाल है थोड़ी सी ये स्कूल और अट्ठ अठने की लेकिन वो बजाय तो थोड़ी सी ताहिर मलिक साहब, संजीदा बात कर कता लीजिए। कलामी की माफ़ी, वो तो जुल्फी साहब भी कह रहे हैं, जुल्फी बुखारी साहब भी कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब को बड़ा टाइम पे इस चीज़ की रियलाइजेशन हो गई थी कि उस्मान बुज़दार की जो तकर्री है वो गलत है। वो तो मान गए ना, बाजवा साहब पे भी उन्होंने सवालात उठा दिए, बुज़दार साहब पे भी, लेकिन अब मसला ये है कि वो है जेल की सलाखों के पीछे। हाँ जी, मैं थोड़ी आप सबके लिए ना एक मुश्किल बनाना चाह रहा हूँ। क्या? देखिए, हम जब से वो कहते हैं ना पानी से हम मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सबको अंदर से सबको पता है कि असल मसला क्या है, और सबको पता है मसले की बात भी नहीं करनी, क्योंकि हम सारे पंजाबी, खासतौर पर मेजॉरिटी पंजाबियों को, हम लोग बड़े समझदार होते हैं। हमें ये पता होता है कि कब कौन सी बात करनी लेकिन है। सर अब थोड़ी सी देहात से कंपनी की मशहूरी के लिए थोड़ी सी हम अच्छी बातें कर लें। हाँ। अच्छी बात यह है कि आपने 1970 में पहली दफा एक इलेक्शन कराया, वन मैन वन वोट, और दुनिया में सबसे बड़ी बादयांती आपने ये की कि शेख मुजीब की अवामी लीग ने 2 सीटें छोड़ के ना बांग्लादेश की सारी सीटें ले ली। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है मशरकी पाकिस्तान हाँ का। जी। आपने कहा वो गलती से हमने एक इलेक्शन करा ली है, फिर इलेक्शन करा ली है गलती से, लिहाजा हमने ना आज तक 2023 आ गया, असेंबली का कराए इजलास ही नहीं नहीं। बुलाया। सही। देखो, पहले पॉइंट पे डिस्कस कर लें। हाँ। हमने फैसला ये करना है, इस रियासत ने, इस निज़ाम ने, कि क्या अगर आपने जमहूरियत रखनी है तो जमहूरियत के लिए एक प्री रेक्विजिट है, आप उसके फैसला कर लें। वो ये है कि आप फेयर, और रियासत का काम है कि वो फेयर और फ्री इलेक्शन कराए। एक सिटीजन को, वो अच्छे सफेद को, वो काले को, वो गोरे को, वो बेवकूफ को, वो इंटेलिजेंट, जो जमहूरियत की स्पिरिट है, आप उसको वोट दें, आप मैनेज ना करें, तो होगा क्या कि वोट से आपकी हुकूमतें बनेगी, वोट से आपकी हुकूमतें जाएंगी। अगर आप क्वेश्चन, जमहूरियत चाहते हैं तो अगर आप जमहूरियत चाहते हैं तो पाकिस्तान का जो क्वेश्चन है ना, वो एक ही क्वेश्चन है बस यही कि है, और इसी के गिर्द आपने, घूम रहे हैं बाकी सारे सवाल। सही कह रहे हैं। बाकी तो एमी वो हमने टॉक शो करना था, मैं तो तरह लेता हूँ, ये तो बेचारा तरह भी नहीं लेते, एमी मुंह चुक के आ गए। तो सिंपल एक ही है कि आप या तो इलेक्शन कराएं, लोगों को पावर दे दें, सही। अगर नहीं देनी तो फिर ठीक है, टॉक शो खेलते रहे। नहीं, एक जिम्मेदारी सहाफत के सहाफियों के ऊपर सहाफती जिम्मेदारियां भी तो हैं ताहिर मलिक साहब। आप इस तरह बिल्कुल आप एक्सपोज नहीं कर सकते गलत तरीके से। कुछ हकीकतें, हकायक हमें अवाम के सामने भी रखनी पड़ती हैं। कुछ हम सच्चाई भी, ठीक है कुछ झूठ होता है, लेकिन कुछ सच्चाई भी तो होती है जो अवाम के सामने रखते हैं। उसके पैसे नहीं लेते, उसके पैसे नहीं लेते। और सुनते सही काकी, हाँ। वर्ल्ड हिस्ट्री में ये वाहद मुल्क है, ये वाहद रियासत है जिसने कोड़े मारे हैं साफियों को। दुनिया की तारीख में कभी वो इतने बहादुर साफी पैदा नहीं हुए जिन्होंने कोड़े खाए हैं। जान इससे से ज्यादा मार दिया, कोड़े क्या, या तो जान से मार दिया जाता है, लेकिन फिर कोई जो है वो आवाज उठाने वाला नहीं होता अफसोस के साथ। लिमिटेशन ना, एक लिमिट है, जितनी भी इस लिमिट में हो सकता है। मेरा हाल है, पाकिस्तानी साफी को मैं क्रेडिट दूंगा, वो मैक्सिमम लिमिट पे जाता है, जितनी लिमिट में आप रह सकते हैं। मगर मेरा हाल है, ये असल मसला नहीं है। असल मसला वही है जो मैं कह रहा हूँ कि हमने, हमारे सियासी निज़ाम ने ये फैसला करना है, हमारी रियासती निज़ाम ने ये फैसला करना है कि क्या आपने ये मुल्क वोट से चलाना है कि मैनेज करके चलाना है। ये $1 मिलियन क्वेश्चन अच्छा, है बस। फैसल शकील साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि बिलावल भुट्टो की इतनी बेहतरीन कारकर्दगी मैंने सिंध की आपके सामने रखी है, उनके वालिद ने इतनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है सिंध में कि वो नून लीग पर तनकीद करते अच्छे लग रहे हैं। जी, आपने सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 15 साल की कारकर्दगी, 15 साल के दौरान कराची में जो है वो कोई तरक्याती मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। यहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं बना, यहाँ पर जो है K4 का मंसूबा नहीं बना, यहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल नहीं बना, यहाँ पे कोई तालीमी इदारे नहीं बने। हाँ, करप्शन के केसेस हैं। हाँ, मैं यहाँ पर इनकी ये बताऊँ कि इन्होंने ये इदारे जो है वो ठेके पे दे दिए हैं। अब जो है करप्शन भी नए अंदाज में हो रहा है। जो लैंड माफिया है वो अलग, उसको ठेका दे दिया गया है। ब्यूरोक्रेट्स के कुछ लोग हैं उनको अलग ठेका दे दिया है। KDA, KMC, SBCA, वाटर बोर्ड, ये तमाम इदारों में जो है ठेकेदारी निज़ाम है, पट्टे पे दिए हुए हैं और वहाँ से जो है वो आमदनी जनरेट होती है। या कराची को सिर्फ और सिर्फ खाया जा रहा है, सिंध का पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाया जा रहा है। 15 साल के दौरान कोई ऐसा काम नहीं हुआ कराची में, सिंध में, जिसमें हो वाट बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों की मंजूरी हुई। 12 साल से जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम सबसे ज़्यादा है, और अब तक 112 अफराद जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाकुओं के हाथों मज़ाहमत पर कत्ल हो चुके हैं। इस की बदनसीबी है कि यहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पे पानी का, पीने का साफ पानी नहीं है, कचरा मशवरे क्या देते हैं कि आप मोबाइल हाथ में लेकर मत जाएं, आप सेफ तब रहेंगे जब
फोन को आप अपनी पॉकेट में छुपा कर रखेंगे। सियासतदानों के तो मशवरे बिल्कुल, ये हैं यहाँ पे बताऊं ना आपको कि बचने यहाँ के पे लिए आधा स्ट्रीट क्राइम शहर से। का कचरा नहीं उठता नहीं है। कराची का आधा कचरा सड़कों पे ही जलाया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो तालीमी इदारों की सूरत हाल देख लें, यहाँ पे अस्पतालों की सूरत हाल देख लें, सिर्फ एक SIUT बनाया है और सिविल अस्पताल का ट्रामा सेंटर बनाया है, जिसको लेके जो है वो वावेले किए जाते हैं, दिखाया जाता है। गिनती की 5 से 7 जो है वो सड़कें बनाई हैं और 3 अंडरपास बनाए हैं, जबकि 15,000 अरब रुपए वो जो गए हैं वो कहाँ गए। इस पे MQM ने भी बाद औक़ात शोर मचाया, जमात इस्लामी भी शोर मचाती है और फिर वक्ती तौर पर बैठ जाते हैं। पूरे सिंध में इनकी ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने अपने लोग रखे हुए हैं और वही जो है आते हैं, वही जो है वो लगाते हैं। जो इस तरह से पीपल्स पार्टी ने 15 साल के दौरान खाते हैं, बस कराची में लगाते क्या नहीं किया, हैं। ये फर्क ये। कराची की आप किसी भी जगह जाए तो पता चल जाएगा। आवाम माइक लेके जब पहुंचेंगे, मीडिया हम लोग जाते हैं तो लोग रो रहे होते हैं, चाहे वो लियारी का इलाका हो, औरंगी टाउन हो, कोरंगी हो, कोई भी इलाका हो, वहाँ पर चाहे वो पीपल्स पार्टी के मलीर का इलाका क्यों ना हो, वहाँ पर भी गैस नहीं आ रही, पानी का मसला है, टूटी हुई सड़कें, सेवरेज का मसला है। अब आप ये हद करें कि गटर में लोग गिर के मर रहे हैं, गटर के बिल्डिंग्स ढक्कन गिर तो लगा ही जाती नहीं हैं, है इमारतें इन्होंने गिर एक जाती चरसे हैं, में। बोसीदा इमारतों बिल्डिंग्स का हाल गैर देखें, कानूनी उसमें लोग होते तामीरात हैं। का जंगल है, कंक्रीट का जंगल है ये शहर। जो 40 गज है उसके ऊपर 8-8 10-10 मंजिला जो है वो इमारतें बना दी गई हैं। SBCA जो है वो ठेके पे दे दिया गया है और हर फ्लोर पे जो है वो 10 लाख रुपए रिश्वत ली जाती है। तो इस तरह से जो है वो कराची को तो बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया है। सेवरेज का सिस्टम यहाँ पर नहीं है, किसी तरह पानी का नहीं है सिस्टम, तालीमी सिस्टम नहीं है। तो कराची वाले तो पंजाब वालों को देख के जो है वो एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं। पंजाब में तो जो है वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है सूरत हाल बेहतर है। हाँ, ये तो कराची की निस्बत, अंदरून सिंध के निस्बत जो है वो पंजाब में तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, मैंने देखा है। जी, जबकि जी, हम जी। कराची को देखते हैं तो कराची पे जो है वो दिल खून के आंसू रोता है, क्योंकि कराची की जो नुमाइंदगी करने वाली जमात थी वो भी जो है पैदागिरी में लग गई, वो भी कमीशन के चक्कर में कराची लग के गई। पास वो समुंदर भी है, जो है लाहौर के पास बिल्कुल मोटरवेज हैं, इस पर हम फख्र कर सकते हैं। जी, फैसल कराची के पास समंदर है और कराची के समंदर के किनारे लोग प्यासे हैं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। बेशक, लोग ठीक। अपने ही हिस्से का पानी जो है वो खरीद कर पीते हैं। टैंकर माफिया जो है वो बहुत यहाँ पर है, ज्यादा। कचरा माफिया यहाँ पर है, पार्किंग माफिया यहाँ पर है, बेशक। बिल्डिंग का माफिया यहाँ पर है। कौन सा माफिया यहाँ नहीं है? कराची में तो आप कहते हैं कराची नहीं माफियाज है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो ठीक है, मुझे कराची ब्रेक को की तो तरफ हर जाना तरीके है। से जो है वो हमने पीपल्स लूटा पार्टी की गया। कारकर्दगी आपके सामने रखी है, इससे पहले हमने नून लीग का जिक्र भी किया था। अब ब्रेक से वापस आने के बाद बात होगी इमरान खान के हवाले से, उनकी मुश्किलात के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीक्रेट एक्ट की जो खुसूसी अदालतों को साइफर केस की समात रोकने का हुक्म दिया था, जबकि हुक्मनामे में ये कहा गया था कि जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई हैं। मगर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इस फैसले को अपनी कामयाबी करार दे रही है। अलीमा खान ने कहा है कि साइफर में हो क्या रहा है, जब ओपन ट्रायल होगा तो पूरा पाकिस्तान देखेगा। चेयरमैन PTI की कानूनी टीम के मुताबिक साइफर केस को कमजोर होता देखकर नैब की टीम चेयरमैन PTI को अपने शिकंजे में काबू करना चाहती है। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये है, जो सबसे पहले मैं ताहिर मलिक साहब आप ही के सामने रख देती हूँ कि अल कादिर ट्रस्ट केस में PTI चेयरमैन इमरान खान को लंबी कैद की सजा सुनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें चीजें आप शुरू करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। मतलब वो कोई, मैं को आपको कोई बड़ी को अंदर की बात नहीं समझा रहा, वो उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कही है, इंटरनेशनल को भी कही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो साहब है उनको उनकी रियासत से लड़ाई है। ठीक है जी। फिर मैं वजीर दाखिला जो हमारे बुख्ती साहब है उनको, वो मैं सरफराज साहब उनको सुन रहा था, उन्होंने कोई 1-2 चीजें बताई हैं कि इस तरह जब 9 मई का वाकया हो तो वो उनके पास जो वकला ने उनको कहना है कि इस तरह उन्होंने टेलीफोन उनको कुछ आए कि कुछ वाकयात इस तरह के हुए, तो उन्होंने कहा आप ठीक है, आप सही स्पीड में जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। अब जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, जो आपका वजीर दाखिला है, वो आपकी रियासत की इलामत है, आपकी हुकूमत की इलामत है। अगर उनका ये ख्याल है जिसमें कोई शक नहीं है कि वो मैन इज अगेंस्ट द स्टेट, तो आपके यहाँ पे हमारे अपने बैरिस्टर साहब भी बैठे हैं,
आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सामने रख लें, पाकिस्तान के कवानीन सामने रख लें, तो रियासत से लड़ने का मतलब तो बगावत है। हाँ जी। रियासत से लड़ने का मतलब है कि आप पाकिस्तान दुश्मन है। मैं एक टेक्निकली बात कर रहा हूँ, इसके साथ मैं एक जाती राय आपको दे दूं। मेरी जाती राय है कि आज के पॉलिटिकल जो मेला है उसमें इमरान खान मेरी राय में द मोस्ट पॉपुलर मैन है। पॉलिटिकल मैं बात कर रहा हूँ, वो बाकी बात है, मगर आप इतने ज्यादा केसेस में फंस गए हैं। जो आपने मुझसे सवाल किया है हम्म। वो एक लिस्ट है। हम्म। मेरा ख्याल है वो उस उतने तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने टोटल वर्ल्ड कप में इतने रन नहीं बनाए जितने खान पे केसेस हैं। तो वो एक केस अगर निकल भी जाएगा, दूसरे भी निकलेगा, तीसरे हाँ, भी 200 निकलेगा, से जायद कहाँ केसेस हैं पास। ये। तो वो या तो आप बताएं ना कि एक केस हो तो फिर थोड़ा सा हम बात भी कर लें। हम्म। तो उन्होंने ऑलरेडी इस वक्त भी इतने केसेस गिरफ्तारी है कि अगर आप आज की एक अदालत आपकी साइफर में आपको जमानत देते तो दूसरी जगह आप मतलूब है, वहां से आप निकलेंगे तो आप तोशाखाना से निकलेंगे, वहां से मतलूब है। तो इतने ज्यादा केसेस होंगे मेरे ख्याल में। जब रियासत खुद कह रही है, इसमें हम सबको पता है कि रियासत ने फैसला किया और रियासत 10 दफा ये कह चुकी है कि ये जनाब ये मुलजम नहीं है, मुजरम नहीं है, मैंने वजीर आजम को इसीलिए कोर्ट किया। हम्म। तो मेरे ख्याल में उनके लिए कोई लीगल रास्ता तो नहीं है जो मुझे अभी तक समझ आ रही है। ठीक बाकी है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक तरफ अगर नैब ये कह सकती है कि नवाज शरीफ को तो हम बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करना चाहते, ये हमारा इरादा नहीं है, दूसरी जानिब इमरान खान को गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बनाई जा रही हैं। वकास अब्रेस साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में कैद किया जा सकता है? क्योंकि हमें जो अभी फिलहाल की इतलात मौसूल हो रही हैं वो यही इमरान खान के साथ जो डील की बात भी की जा रही है कि डील आप कर लें तो आपके लिए हालात साजगार और माहौल बेहतरीन हो जाएगा। और बुशरा बीबी का भी कहा जा रहा है कि उनको भी किसी न किसी तरह से कैद किया जा सकता है, उनको फंसाया जा सकता है केस में। देखिए, मैं ताहिर मलिक साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करूंगा। देखिए, अगर आप डील नहीं करेंगे, उस म्यूजिकल चेयर में अपनी रिस्ट्रिक्शंस को या अपनी बाउंड्रीज को सामने रख के परफॉर्म नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली एवन फील्ड भी बनेगा, फ्लैगशिप भी बनेगा, अल अजीजिया रेफरेंस भी बनेगा, चौधरी शुगर मिल केस भी बनेगा, पनामा में डाला जाएगा, हकामा में निकाला जाएगा, 499 लोगों के नाम पनामा में लिए जाएंगे, एक को नायल किया जाएगा। हम्म। और इसी तरह जब वो सारी की सारी चीजें आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर, रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे दाग जो आप पे लगाए गए थे, वो साफ जो हो जाएंगे। एक्विजिशन एलिगेशन और जो सजाएं, वो सारी की सारी खत्म भी करवा दी जाएंगी। अब ऊंट जो है दूसरी करवट बैठ गया, और कौन अब ऊंट जो है पहाड़ के नीचे है, उस ऊंट का नाम है चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब है। अब उनके अगेंस्ट आइदर बाय हुक्कर क्रुक, आइदर बाय तुत्थ नेल, वो तमाम चीजें की जाएंगी। जिस तरह साहब ने कहा कि आप रियासत के अगेंस्ट कभी तलवार नहीं उठा सकते, बंदूक नहीं उठा सकते, पत्थर नहीं उठा सकते, हथियार नहीं और उठा जिन्होंने सकते, कोशिश की उसका कानूनी नतीजा दे तौर पर, चुके आईनी हैं। तौर पर भी। जी, हम्म। आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट दिया गया आर्टिकल 19 के अंदर, उसके ऊपर कुछ इंपेडिमेंट्स हैं, कुछ लीगल बाउंड्रीज हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसको आप फैलांग नहीं सकते। कि आप नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर सकते, मुसल्लह अफवाज के बात नहीं कर सकते, आप अदालतों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट नहीं कर सकते। तो अगर हम 9 मई का सारा सानिया देखें तो वेजिंग वार अगेंस्ट पाकिस्तान भी नजर आती है, 121 जो सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड का, 124 ए भी नजर आता है। आप जो सारा आपने ये चीज देखनी है कि आप अगर कोई शख्स रियासत के अगेंस्ट खड़े होता है, आपने उसकी कमर कैसे तोड़नी है, माजी में भी तोड़ी गई। आपने देखा 2017 के अंदर किस तरह नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया। अगर इस वक्त आप ये समझे कि कानूनी तौर पे या आईनी तौर पे ये तमाम चीजें की जाएंगी, फिर भी हाँ साहब के लिए एक टफ टाइम है। ही इज ऑन द लास्ट फ्लैग, ही इज फेसिंग लर्च एंड ही इज ऑन दी, आई मस्ट से, ही इज फेसिंग म्यूजिक। और जो इस वक्त सूरत हाल है जिसका उनको सामना है, मेरे ख्याल में अगर हम लीगली और टेक्निकली भी चलें तो साइफर केस है, तोशाहाना केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस, ये तमाम के तमाम केसेस के अंदर अगर हम 9 मई की देखें मुश्किल तो सामने खड़ी बजाहिर है एक वकास साहब। मुश्किल और कठिन सूरत हाल का सामना है। 9 मई का जो मसला है वही हल नहीं होने को आ रहा, और कहा यह जा रहा है कि हल होगा भी नहीं। ताहिर नईम साहब, मुझे आपसे मैं ये पूछ लेती हूँ, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो 14 केसेस फिलहाल तैयार हैं, कौन सा केस आपको लगता है कि तेजी से अंजाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है? देखें, केसों के मेरिट डी मेरिट पे तो वकला बता सकते हैं और हमें चीज़ें पता भी हैं कुछ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो अपनी सियासत को बंद गली में ले गए। अच्छा। जो उनके पास आइनी और सियासी ज़राए दस्तयाब थे उनको इस्तेमाल करने के बजाय वो उन्होंने आउट ऑफ पार्लियामेंट वो गए हैं, असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए हैं, हुकूमतों से अलहदा हुए हैं, और फिर 9 मई वाला नाखुशगवार और अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अब इससे निकलने में उन्हें कोई जल्दी
इससे निकल नहीं सकते, इसमें वक्त लगेगा। सही। जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से रुखसत हुई तो बेनज़ीर भुट्टो को 1 दहाई से ज़्यादा वक्त लगा, और इसी तरह मियाँ नवाज़ शरीफ अब आए हैं और इससे कबल उनके साथ हुआ है, तो वो जल्दी उनके लिए रास्ता और उस पर वो माइल भी नहीं नज़र आते कि वो एक्सेप्ट करें कि हाँ ये उनकी गलती थी, इसलाह अहवाल ये और हम इस नतीजे से आए। जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है, 190 मिलियन पाउंड जो हैं उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव करवाए और वो बंद लिफाफे में अप्रूव करवाए कि उनको आइटम एजेंडा ही नहीं बताया गया। वो पाकिस्तान के अवाम का पैसा था जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी का ने दिया, और उसके ऊपर होना तो ये चाहिए था कि हमारे तहकीकाती इदारे जो वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं उससे FBI से लेके नैब और FIA सारे इन्वेस्टिगेशन करते, लेकिन वो पैसे उठा के एक बिजनेस टाइकून को दे दिए गए। और इसी तरह जो साइफर वाला मामला है, इस तरह के साइफर आते रहते हैं, मुल्कों के दरमियान तनाव भी होता है, अंडरलाइंग इश्यूज भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन उनको पब्लिक नहीं किया जाता। जब आप पब्लिक करते हैं तो फिर आप रियासत के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो इस तरह की उनसे गलतियाँ हुई हैं और वो जिनका उनको अब अजाला करने में कुछ वक्त लगेगा, और उनके पास जो सेकंड ईयर ऑफ लीडरशिप भी नहीं जो उन्हें इस राह से निकाले, और इसलिए उनके पास अब ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है। लीगल टीम के लिए भी बड़े मसले और मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। मैं फैसल शकील साहब से पूछ लेती हूँ। शुएब शाहीन साहब जो वकील हैं इमरान खान साहब के, हमें ये इतलात मौसूल हो रही है कि उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है, वो भी अब इस तरह TV पर खुलकर बात नहीं कर सकते उनके हवाले से, और देखा जाए तो एक के बाद एक केस तैयार है PTI चेयरमैन के लिए। क्या होने वाला है आने वाले टाइम में? अलीमा खान जिसकी कोशिशें कर रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की PTI बात कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन से पहले, कुछ दिन पहले ही PTI को बाहर कर दिया जाएगा इलेक्शन से? फैसल शकील साहब जी, ऐसा तो मुमकिन नहीं लग रहा, लेकिन उनको इस तरह से कर दिया जाएगा कि वो जो है वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले और जो है वो कामयाब भी ना हो। अच्छा, और इस सिलसिले में जो है वो आप देख सकती हैं कि जिस तरह से केसेस बनाए गए हैं और इन केसेस में उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। वही बात ताहिर साहब की कि एक ही शख्स जो है वो रेस में हिस्सा लेगा, दूसरे को जो है वो इजाज़त नहीं होगी, वो सिर्फ पाबंद सलास होगा। और इसके अलावा जो उनके अपने लोग थे, करीबी लोग, वो भी जो है वो उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। वो किस दबाव के तहत जा रहे हैं सबको पता है, सब जानते हैं कि वो जो है सियासत भी छोड़ रहे हैं, इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं। और किसी किस्म का मुझे याद आ रही है 92 में जब MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ था, तो इसी तरह जब एक धड़ा बनाया गया था तो कुछ लोग जो है वो हकीकी जब बनी थी तो उस वक्त भी इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी और लोग आते थे, सियासत छोड़ते थे या फिर वो दूसरे ग्रुप में चले जाते थे। तो वही अब यहाँ पर भी हो रहा है। तो इस वक्त ये दिख रहा है सियासी मंजरनामे पे कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो है वो बिल्कुल मैदान साफ़ किया जा रहा है और इमरान खान को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। उनके ऊपर जो है उनको अगर वो किसी केस में ज़मानत भी होती है तो किसी दूसरे केस में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तकरीबन 200 के करीब केसेस उन पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उनके करीबी साथी हैं उन पर भी जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अभी अलकादिर ट्रस्ट पे जो नैब ने बुलाया था बुशरा बीबी को, उसके सवालनामे में कुछ अहम चीज़ें थी। जी हाँ, इस सिलसिले में हो सकता है कि उनकी भी गिरफ्तारी और बहरिया टाउन का जिसमें खास लिंक भी है। पासपोर्ट जो है वो किसने बनाया था फरागोगी का, ये भी पूछा गया है। तो वो ये भी बताया जा रहा है कि ये पासपोर्ट ठीक। सूरत हाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए भी मुश्किल से मुश्किल ही दिखाई दे जा रही है। जो वकील हैं सलमान रमराजा, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि साइफर केस में जो ट्रीट किया जा रहा है इमरान खान को, वो दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज़ खान साहब आपका भी, फैसल शकील साहब आपका भी, ताहिर मलिक साहब, ताहिर नईम मलिक साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।